अंगद और दैवी के चले जाने के बाद केवल अथर्व बचा था। बाकी सभी तो लड़कियां थीं, इसलिए अथर्व ने वहां से खिसकने के लिए दरवाज़ा खोलने का बहाना लिया और खुद जाकर मुख्य दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही अथर्व की नज़र अपनी ही उम्र के एक लड़के पर पड़ी जो अपने सामान के साथ वहां खड़ा था। उसे देखते ही अथर्व व्यंग में बोल पड़ा, आखिर इतने समय बाद अमन ठाकुर से मुलाकात हो ही गई। बोलते समय उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। अथर्व मल्होत्रा, वो भी यहाँ, अपने ही दुश्मन की हवेली में। उम्मीद नहीं थी कि तुझसे यहाँ मुलाकात होगी। सामने अमन ने भी अथर्व की ओर इशारा करते हुए मानो उनकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, हवेली भले ही दुश्मनों की है, लेकिन शादी तो मेरे जिगरी यार की है, तो आना तो बनता ही था। अथर्व ने भी उसी अंदाज में लेकिन अभिमान के साथ जवाब दिया, अरे भाई, अब यहाँ बाहर ही खड़ा रखेगा या फिर अंदर भी बुलाएगा? अमन ने अपना सामान हाथ में लेते हुए कहा। अथर्व ने भी बगल से हटकर उसे अंदर आने दिया और खुद भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। अध्यांश ने अंगद और दैवी को कॉन्फ्रेंस कॉल किया था, इसलिए वो दोनों बाकी सबसे अलग होकर स्टडी रूम में चले गए ताकि उनकी बातचीत के बारे में किसी को पता ना चले। अंगद ने अध्यांश का कॉल कट कर दिया और फिर दैवी के मोबाइल से कॉल उठाया। दोनों अध्यांश के बोलने का इंतजार करने लगे। अंगद ने कॉल कट कर दिया तो अध्यांश को भी समझ आ गया कि वो दोनों साथ हैं। अध्यांश उनसे बात करना चाहता था और अपने कमरे में बोलने से अश्वी की नींद खराब न हो, इसलिए उसने पहले अश्वी को आराम से बिस्तर पर सुला दिया और फिर खुद कमरे को लॉक करके हॉल में आ गया। जब अंगद और दैविक ने कॉल उठाई तब अध्यांश हॉल में था। कॉल उठाते ही दैविक ने अध्यांश की बातें सुने बिना ही पूछा, भाई, कल रात से तू कहाँ है? मैं अभी जहाँ भी हूँ वहाँ मेरा होना ज़रूरी है, लेकिन मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। अध्यांश ने गंभीर लहजे में कहा। हाँ भाई, बोलो, क्या करना है? अंगद ने पूछा। हवेली में अमन आ चुका है? अध्यांश ने सीधा बताने के बजाय सवाल किया। नहीं भाई, अभी तक तो वो नहीं आया। क्यों, तुम्हें उनसे कुछ काम है? अंगद ने जवाब दिया। नहीं, उनसे कोई काम नहीं है, बस जब वो हवेली में पहुंचे तो तुम दोनों उसकी हरकत पर नज़र रखोगे। अध्यांश ने और कोई बात बढ़ाए बिना सीधे मुद्दे की बात की। अध्यांश, क्या हुआ? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या उसने कुछ किया है? दैवी को यह सुनकर हैरानी हुई कि अध्यांश अमन पर नज़र रखने को कह रहा है, क्योंकि अध्यांश, अथर्व, अमन चारों बचपन के दोस्त थे और वह भी सबसे अच्छे दोस्त। अचानक से अध्यांश अपने सबसे अच्छे दोस्त पर नज़र रखने की बातें कर रहा है। यह सुनकर दैविक थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन दैविक अच्छी तरह से जानता था कि अध्यांश बिना किसी कारण कोई कदम नहीं उठाता, इसलिए उसने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि अपने मन की शांति के लिए अध्यांश से सवाल पूछे। दैविक के सवालों के जवाब में अध्यांश ने बिना अश्वी का नाम लिए बताया, वो हरामी तुम्हारी भाभी को परेशान कर रहा है, उसी की वजह से तुम्हारी भाभी को पैनिक अटैक आया था। लेकिन वो भाभी को क्यों परेशान कर रहा है? और एक मिनट, वो भाभी को जानता कैसे है? अंगद को इतना तो पता था कि उसकी भाभी बेंगलुरु में ही है, इसलिए उसने अध्यांश की बात पर यकीन कर लिया। वो कमबख्त स्वीट हार्ट को शायद कई सालों से जानता है और अतीत में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो स्वीट हार्ट को जानता है और उसी घटना का सहारा लेकर जान को परेशान कर रहा है। अध्यांश ने जितनी जानकारी थी वो अंगद और दैविक को बताई। और वो घटना क्या थी? अध्यांश की बात सुनकर दैविक ने फिर से सवाल पूछा। उसकी जांच अजर्व और शमशेर कर रहे हैं। अध्यांश ने भी बिना कुछ छिपाए बता दिया। ठीक है, हम दोनों अमन पर नज़र रखेंगे। अंगद ने दोनों की ओर से जवाब दिया। वैसे तू हवेली कब आ रहा है? दैविक ने कुछ सोचकर अध्यांश से पूछा। अब तो मैं आंसी की मेहंदी के फंक्शन पर ही आऊँगा, अध्यांश ने बताया। पर क्यों भाई? अंगद ने यह सुनकर हैरानी से पूछा। क्योंकि वहाँ हवेली में अमन भी है और अगर मैं अभी हवेली आया तो मेरा सामना उससे हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि दैविक की शादी में कोई रुकावट आ जाए, और ऐसा ना हो इसलिए मैं शादी के 3 दिन पहले ही हवेली आऊँगा। तब तक तुम दोनों वहाँ संभाल लेना। और वैसे भी अथर्व तो है ही, अध्यांश ने दोनों को समझाया। ठीक है भाई, जैसा तुम चाहो। अंगद ने भी ज़्यादा बहस ना करते हुए उनकी बात मान ली। अध्यांश ने भी अगले ही पल फ़ोन रख दिया। अध्यांश के साथ बात खत्म कर अंगद और दैविक स्टडी रूम से निकलकर नीचे हॉल में आ गए।
आते ही दोनों की नज़र सोफे पर बैठे अमन पर पड़ी। अमन को देखते ही दोनों को गुस्सा आ गया और उनकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन वो दोनों कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा काबू में रखा। हालांकि अथर्व ने दोनों की कसी हुई मुट्ठियां देख ली और साथ ही उनके गुस्से से लाल आंखें भी, जिससे वह भी समझ गया कि कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से अंगद और दैविक उससे तो कुछ छिपा रहे हैं। वो दोनों उससे क्या छिपा रहे हैं यह जानने के लिए अथर्व सभी की नज़रों से बचते हुए अंगद और दैविक को गार्डन में खींचकर ले आया। अथर्व ने दैविक और अंगद का हाथ पकड़कर दोनों को बाकी लोगों की नज़रों से बचाते हुए बाग में ले आया और वहां आकर उसने दोनों के हाथ छोड़ दिए। अथर्व, ये क्या है? तू हमें और अंगद को यहाँ क्यों खींच लाया? आखिर बात क्या है? अथर्व के हाथ छोड़ते ही दैविक ने उससे पूछा। मैं भी यही कहता हूँ कि क्या हुआ है? तुम दोनों मुझे गुस्से में क्यों लग रहे हो? अपने मन में चल रहे सवालों को और अपने मन में ना रखते हुए अंततः अथर्व ने पूछ ही लिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों गुस्से में हैं? अथर्व भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, अंगद ने बात को टालने के लिए कहा। हालांकि उसे भी अंदाजा हो गया था कि अथर्व को उसकी और दैविक की बीच चल रही खींचातानी के बारे में पता चल गया है, इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है। मुझे मूर्ख मत बनाओ। मैंने देखा था कि तुम दोनों एक साथ हॉल में आए थे, तब अमन को देखकर तुम दोनों की आंखों में गुस्सा उतर आया था। अथर्व ने भी सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। देखो अथर्व, जो भी बात है वह अध्ययन से संबंधित है और इसलिए हम दोनों तुम्हें बताना नहीं चाहते, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में अपनी दुश्मनी बीच में ना लाओ और अमन का साथ दो। दैविक ने भी बात को गोल मोल घुमाते हुए सीधे बात कह दी। दोस्त मेरे, दुश्मनी को अभी थोड़े समय के लिए एक तरफ रख दो और जो भी बात है वह साफ साफ बताओ। मैं वादा करता हूँ कि पूरी बात जानने के बाद भी अमन का साथ नहीं दूंगा। अथर्व ने भी एक निश्चित निर्णय लेते हुए कहा। ठीक है, फाइनली तुम इतना जोर डाल रहे हो तो मैं विश्वास करके तुम्हें बताता हूँ, लेकिन अगर तुम अध्यांश की दुश्मनी को ध्यान में रखकर अमन की किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश की तो मैं सच कहता हूँ कि अध्यांश की तरह मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और तुम निश्चित रूप से मेरे दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर आओगे। अथर्व की बात सुनकर दैविक ने पहले गहरा श्वास भरा और फिर धमकी के साथ कहा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अथर्व ने भी भावहीन स्वर में बोला। भाई, यह बात एक लड़की की गरिमा से जुड़ी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बात को यहाँ करने के बजाय कमरे में चले। दैविक ने बात कहने से पहले ही अंगद ने उसे रोक लिया और कमरे में जाने के बारे में पूछा, जिसके जवाब में अथर्व और दैविक भी अंगद की बात से सहमत होकर कमरे में चले गए। हालांकि तीनों ने हॉल में रहकर जाने के बजाय पिछले रास्ते से अंदर गए ताकि किसी की भी नज़र में न आए। तीनों अथर्व के कमरे में पहुंचे। अथर्व ने कमरे को अंदर से लॉक किया और फिर अंदर आकर दैविक और अंगद के सामने खड़ा हो गया। अथर्व ने दरवाज़ा लॉक करने के बाद जो भी बातें अध्यांश के साथ हुई थी वह सशब्द दैविक और अंगद को बता दी। पूरी बात जानने के बाद उसके रिएक्शन भी दैविक और अंगद जैसी ही थी। उसे भी अमन पर बहुत गुस्सा आया। अथर्व के लिए अध्यांश भले ही उसका दुश्मन था, लेकिन यहाँ बात एक लड़की की इज्जत की थी। उसकी भी एक बहन थी, इसलिए वह अच्छे से समझ सकता था कि ऐसी परिस्थिति में एक लड़की की हालत कैसी होती है। अब तक उस नालायक ने मेरी अध्यांश के लिए नफरत और दुश्मनी देखी है, लेकिन अब वह मेरी और अध्यांश की दोस्ती देखेगा। मैं अपनी अध्यांश के साथ की दुश्मनी को थोड़े समय के लिए किनारे रखकर अध्यांश की मदद करूंगा। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक अध्यांश ने अमन की जानकारी के बिना उसे चारों तरफ से घेर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया हो अध्यांश से तो वह कमी पूरी मैं करूंगा। पूरी बात जानने के बाद अथर्व ने एक विश्वास के साथ अंगद और दैविक से कहा। उसके बाद तीनों वहीं बैठे बैठे किसी चर्चा में लग गए और वो तीनों नीचे जाकर अमन का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। दैविक और अंगद के साथ बात करने के बाद अध्यांश बेडरूम में वापस आया और आकर बेड पर लेट गया और अश्वी को अपने ऊपर लिटा लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर अश्वी जागने के बाद खुद को बेड पर लेटी हुई देखेंगी तो सवाल पूछ पूछ कर उसका सिर खा जाएंगी और उसे अलग से डांट भी पड़ेगी। अश्वी सुबह अध्यांश से कहकर सोई थी कि वह शाम से पहले
नहीं उठेंगी। लेकिन दोपहर के 2:30-3 बजे के आसपास उसकी नींद खुल गई। हालांकि उसकी आंखें पूरी तरह से खुली नहीं थी, लेकिन अधखुली आंखों से जब उसने खुद को अध्यांश की गोद में महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। अश्वी ने ऐसे ही अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और अध्यांश की छाती पर टेक लगाई। अध्यांश की आंखें बंद थी, हालांकि वह जाग रहा था। अश्वी की हरकतों का एहसास पाकर अध्यांश ने आंखें खोली और अश्वी की ओर देखा। अश्वी के हंसते चेहरे को देखकर अध्यांश थोड़ा उसके करीब आया और उसके माथे को चूमा। अश्वी ने उसके होठों का स्पर्श अपने माथों पर महसूस करते हुए आंखें बंद कर ली और ऐसे ही बोली, गुड मॉर्निंग अध्यांश। बच्चा, जरा आंख खोलकर देखो, दोपहर हो गई है। सुबह तब थी जब तुम सोई थी। अध्यांश ने अश्वी को खींचकर अपनी और करीब करते हुए कहा। ओके ओके, मुझे पता है, मुंह मारने की जरूरत नहीं है। अश्वी ने प्यार से गुड मॉर्निंग कहा और बदले में अध्यांश ने गुड मॉर्निंग कहने के बजाय उसे मुंह मारने जैसा कुछ कहा, जिससे अश्वी नाराज हो गई और उसने अध्यांश के गाल पर हल्की सी थपकी दे दी। ओह मेरी स्वीट हार्ट को गुस्सा आ गया। अध्यांश ने अश्वी के दोनों गालों पर अपने हाथ रखते हुए पूछा, लेकिन अश्वी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसने अध्यांश से अपना मुंह फेर लिया। अश्वी को ऐसा करते देखकर अध्यांश के दिल में उसके प्रति और अधिक प्यार उमड़ आया, लेकिन अश्वी को गुस्से को देखकर उसने प्यार जताने का इरादा छोड़ दिया और अश्वी का चेहरा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया और फिर सोकर उठने के कारण उसके बिखरे हुए बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उसको उसके कान के पीछे करते हुए पूछा, ओके फाइन, सॉरी जान, अब तुम ही बोलो कि मैं तुम्हें मनाने के लिए क्या करूं? अध्यांश के पूछने पर थोड़ी सोचने का अभिनय करते हुए अश्वी ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे हाथ का मज़ेदार यमी नाश्ता मिल जाए तो कुछ सोच सकती हूँ तुम्हें माफ़ करने के बारे में। अध्यांश ने अश्वी को खुद से नीचे उतारा और खुद खड़े होकर उसे फिर से अपने बाहों में उठाया। जान, अभी लंच का टाइम हो गया है, इसलिए तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगी, सीधा लंच ही मिलेगा। उसे अश्वी को उठाकर वॉशरूम के दरवाजे पर उतारते हुए कहा, फ्रेश होकर जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच बना रहा हूँ। यह कहकर अध्यांश वहाँ से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन अश्वी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और खुद आगे बढ़कर उसके सामने आ गई। अध्यांश प्लीज, अभी लंच नहीं करना, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना दो प्लीज। जान, अभी तुम नाश्ता करोगी तो थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाएगी, इसलिए गलत जिद मत करो और चुपचाप लंच करने आ जाओ। अश्वी को जिद करते हुए देखकर अध्यांश ने थोड़े कड़े स्वर में कहा। हालांकि अध्यांश की इस कड़े स्वर को भी अश्वी पर कोई असर न हुआ। वह अब भी अपनी जिद पर अड़ी रही। प्लीज़ अध्यांश, प्लीज़, मुझे अभी भूख नहीं लगी है और मैं पक्का डिनर से पहले कुछ भी खाने की जिद नहीं करूँगी, प्लीज़। ओके फाइन। आखिर में अध्यांश को झुकना ही पड़ा। जब अध्यांश ने उसकी बात मान ली तो अश्वी खुश होकर उसके गले मिल गई और फिर उसके गाल पर एक किस भी दिया। किस करके अश्वी तुरंत वॉशरूम में घुस गई। उसे इस तरह शर्माते भागकर देखते हुए अध्यांश के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई और वह भी रसोई में चला गया। अध्यांश के ऑर्डर पर अजर पहले ही सारा सामान लेकर आया था, इसलिए अध्यांश वह सामान लेकर अश्वी का पसंदीदा नाश्ता बनाने में लग गया। अध्यांश का ध्यान नाश्ता बनाने में लगा हुआ था, तभी उसे किसी के आने का आभास हुआ। घर में उसके और अश्वी के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए उसे लगा कि यह कोई नहीं बल्कि अश्वी ही है। ऐसा सोचकर अध्यांश ने उसे बताया, हम 8-9 दिन यहीं रुकने वाले हैं, तो अपनी फ्रेंड को फ़ोन या मैसेज करके बता दो कि तुम अब हवेली 8-9 दिन बाद ही वापस आओगी। अध्यांश उस समय कॉफ़ी बना रहा था, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं कि वास्तव में अश्वी आई है या कोई और। जब उसे अश्वी की जगह किसी और की आवाज़ सुनाई दी तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने अजर्व खड़ा था, जो उसे देखते हुए पूछ रहा था, सर मैं किसे इन्फॉर्म करूं? मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है। ओह शट अप अजर्व, मुझे लगा मेरी स्वीट हार्ट आई होंगी। अश्वी की जगह अजर्व को देखकर अध्यांश थोड़ा खिंचा हुआ था। ऊपर से अजर्व की बातों ने उसे और चिढ़ा दिया। सॉरी सर। अध्यांश का गुस्से वाला चेहरा देखकर अजर्व के मुंह से और कोई शब्द नहीं निकले। अध्यांश ने भी आगे कुछ नहीं कहा और अश्वी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। कॉफ़ी तैयार हो चुकी थी, इसलिए उसने कॉफ़ी मग में डाल ली। अध्यांश ने अश्वी के लिए पनीर पराठे बनाए थे, साथ में हरी चटनी भी। अश्वी भले ही
उसे लंच बनाने से मना कर दिया था, फिर भी अध्यांश ने नाश्ते में ऐसी डिश बना दी जो नाश्ते में भी खाई जा सके और लंच में भी। अध्यांश ने पनीर पराठे के साथ साथ मूंग दाल का हलवा भी बनाया था जो अस्वी को बहुत पसंद था। अस्वी के कमरे से बाहर आने से पहले ही अध्यांश ने अजर्व की मदद से सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पर लगा दी। कुछ देर में अस्वी भी वहां आ गई। अस्वी ने अजर्व को वहां देखकर गुड आफ्टरनून कहा और कुर्सी पर बैठते हुए उसे भी खाने के लिए बुलाया। जब अस्वी बैठ गई तो उसे देखकर अध्यांश और अजर्व भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अध्यांश ने अस्वी के लिए अलग प्लेट में सर्व करने के बजाय दोनों के लिए एक ही प्लेट में पनीर पराठे और मूंग दाल का हलवा बना लिया। एक कॉफ़ी का मग अस्वी को पकड़ाया और खुद एक निवाला लेकर अस्वी के मुंह में रखा। अस्वी ने कल जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया था उसकी रिपोर्ट आ गई थी। एक हाथ में कॉफ़ी का मग और दूसरे हाथ में मोबाइल लिए वह उस पेशेंट की रिपोर्ट चेक कर रही थी। उसे इस तरह व्यस्त देखकर अध्यांश अपने हाथों से उसे खिलाता जा रहा था और साथ ही खुद भी खा रहा था। उसके सामने बैठा अजर्व खाते खाते चुपके से उनकी तस्वीरें खींच रहा था। हालांकि उसे लग रहा था कि उसकी हरकतें किसी को नज़र नहीं आ रही, लेकिन अध्यांश उसकी हरकतों पर नज़र रखे हुए था। अस्वी ने अपना काम करते हुए कॉफ़ी खत्म की, 2 पराठे और हलवा भी खा लिया और फिर अध्यांश से खाना खिलाने के लिए मना कर दिया। अध्यांश ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ से कॉफ़ी मग लेकर उसे पानी पिलाया। उसने भी अपने हाथ धोकर पानी पी लिया। खाते खाते अस्वी का काम भी पूरा हो गया तो उसने मोबाइल साइड में रखकर सब कुछ समेटना शुरू कर दिया। अध्यांश भी उसकी मदद कर रहा था, लेकिन अजर्व को देखकर अस्वी को लगा कि ज़रूर ऑफिस का कोई काम होगा, तभी अजर्व आया होगा। ऐसा सोचकर अस्वी ने अध्यांश को किचन से बाहर भेज दिया और खुद काम में लग गई। किचन साफ करके जब अस्वी हॉल में आई तब तक अजर्व भी अपना काम निपटा चुका था। अजर्व को ना देखकर अस्वी अध्यांश के पास आई और सोफे पर उसके बगल में बैठ गई। अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। जान। कुछ देर अस्वी को ऐसे ही बैठने देने के बाद अध्यांश ने उसे पुकारा। हम दोनों 8-10 दिन बाद ही हवेली जाएंगे, तब तक तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। तो अपनी दोस्त को फ़ोन या मैसेज करके बता दो कि तुम फिलहाल हवेली नहीं आओगी, अध्यांश ने उससे कहा। अध्यांश की बात सुनकर अस्वी ने एक झटके में अपना सर उसके कंधे से हटा लिया और टकटकी लगाकर उसे देखने लगी, जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि अभी अभी अध्यांश ने जो कहा वह वास्तव में कहा था। उसे कोई भ्रम तो नहीं था। जब अस्वी को विश्वास हुआ तो उसने जाकर अध्यांश के इस तरह का फैसला लेने के बारे में पूछा, जिसका जवाब में अध्यांश ने अमन का हवेली में होना और उसके दोस्त होने की बात को छुपाते हुए बात को घुमाते हुए कहा। जान, जिन सवालों के जवाब तुम्हें चाहिए मैं उन जवाबों के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। शायद दैविक आंसी की शादी से पहले ही वह जवाब मेरे हाथ लग जाए और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक सारी सच्चाई सामने ना आ जाए हम दोनों में से कोई भी हवेली ना जाए। अस्वी ने अध्यांश की बात मान तो ली, लेकिन वह थोड़ी उदास हो गई। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन आपने कहा कि हम 8-10 दिन हवेली नहीं जाएंगे। तब तक तो शादी के लिए सिर्फ 3, शायद उस दिन सिर्फ मेहंदी का फंक्शन होगा, क्योंकि शादी में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे होंगे। अस्वी की आवाज़ में उदासी साफ झलक रही थी। अस्वी को इस तरह उदास देखकर अध्यांश को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो कुछ भी वह कह रहा था वह करना जरूरी था, इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अस्वी की उदासी को भी स्वीकार करना पड़ा। जान, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रहते तुम्हें शादी का एक भी फंक्शन मिस नहीं करने दूंगा। अगर ऐसा लगा तो हम 1-2 दिन पहले ही चले जाएंगे, अस्वी की उदासी दूर करने के इरादे से अध्यांश ने कहा। हालांकि इससे अस्वी की उदासी पूरी खत्म नहीं हुई, लेकिन थोड़ी कम जरूर हो गई। लेकिन अध्यांश, मेरे सारे कपड़े और बाकी सामान भी हवेली में ही हैं। इसका क्या? अस्वी ने कुछ सोचकर अध्यांश से सवाल किया। इसके जवाब में अध्यांश ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, रिलैक्स जान, अगर ऐसा हुआ तो मैं अजर्व को भेजकर तुम्हारा सारा रूम लॉक करवा दूंगा या फिर तुम्हारा सारा सामान हमारे मास्टर बेडरूम में शिफ्ट करवा दूंगा। इतना कहकर अस्वी ने फिर अपना सर अध्यांश के कंधे पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली।
उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसे यूं अध्यांश के पास उसकी निकटता में रहना बहुत पसंद था। इससे उसके मन को शांति और दिल को ठंडक मिलती थी। अध्यांश को भी अस्वी का इतना नज़दीक रहना सुकून देता था। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। अचानक अध्यांश को कुछ याद आया तो उसने उस शांति को तोड़ते हुए अस्वी से कहा, जान, तुम्हें MBBS के फाइनल ईयर में किस अस्पताल में इंटर्नशिप की थी? अध्यांश ने पूछा। अध्यांश ने पहले ही अस्वी की सारी जानकारी निकलवा ली थी, लेकिन उसे पहले नहीं पता चला था कि उसने किस अस्पताल से इंटर्नशिप की थी या नहीं। उजाला सिंग्स रेनबो अस्पताल, अस्वी ने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया। अध्यांश ने बस इतना कहा। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। अध्यांश ने देखा कि शमशेर का फ़ोन था तो उसने तुरंत फ़ोन उठा लिया। बोल शमशेर। फ़ोन उठाते ही अध्यांश ने पूछा। शमशेर ने उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर अध्यांश के चेहरे पर तनाव की लकीरें खिंच गईं। लेकिन इससे पहले कि अस्वी देख पाती, अध्यांश ने अपने चेहरे के भाव सामान्य कर लिए। फिर उसने शमशेर को आदेश दिया, ठीक है, उन्हें बता देना, मैं रात तक पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर अध्यांश ने फ़ोन रख दिया। जैसे ही अध्यांश ने फ़ोन रखा, अस्वी ने तुरंत पूछा, आप कहाँ जाने वाले हो? जान, मैं अकेला नहीं जा रहा, तुम भी मेरे साथ चलोगी। अध्यांश ने बस इतना ही बताया। लेकिन कहाँ? अध्यांश ने पूरी बात नहीं बताई तो अस्वी ने फिर से पूछा, आज रात को डिनर का इनविटेशन है, वहीं जाना है। अध्यांश ने बिना किसी विशेष हाव भाव के कहा। लेकिन अध्यांश, डिनर पर, वो भी आपके साथ? मतलब कैसे? अभी तक किसी को भी हमारी शादी के बारे में पता नहीं है। तो ऐसे में अस्वी अपनी बात अध्यांश को समझाने के लिए जैसे शब्द खोजते हुए बीच में ही रुक गई। अध्यांश यह समझ रहा था कि अस्वी क्या कहना चाहती है और उसके मन में कौन सा डर है। इसलिए उसके डर को दूर करने के लिए अध्यांश ने अस्वी का सर अपने कंधे से हटाया, उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात हमारे शादी की, तो किसी को भी पता नहीं चलने की, तो वह आज नहीं तो कल पता चलने ही वाली है। एक और बात, जिसके घर हम जा रहे हैं उनके जरिए मेरी मर्जी के बिना हमारे शादी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अध्यांश ने इस प्रेम और भरोसे भरे शब्दों से अस्वी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए हामी भर दी। गुड, मैं तुम्हारे कपड़े सिलेक्ट कर दूंगा, आज तुम वही कपड़े पहनना। वैसे तो तुम सभी कपड़ों में मुझे खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हें देखते ही सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए कि तुम ही अध्यांश सिंह राजवंश की शेरनी, मिसेज अस्वी अध्यांश सिंह राजवंश हो। अस्वी ने बिना किसी झिझक में हाँ भर दी। तो अध्यांश ने अपनी बात पूरी की। अभी डिनर पर जाते समय और अस्वी का मन घर में नहीं लग रहा था। उसे शांति से खाली बैठने की आदत नहीं थी, इसलिए उसके हाथ खाली रहना संभव नहीं था। पेंडिंग काम था जिसे पूरा करने के लिए अध्यांश लैपटॉप लेकर बैठा था। लेकिन अध्यांश को यूँ काम करते देख खुद को फ्री देखकर अस्वी से रहा नहीं गया, इसलिए उसके हाथ हरकत में आने लगे। वैसे भी उसे अध्यांश को परेशान करने में एक अलग ही मज़ा आता था और बिना किसी डर के उसे परेशान करने का एक और कारण था कि चाहे वह कितना भी तंग कर ले, अध्यांश उसे कुछ नहीं कह सकता, उसे डांटता भी नहीं था। अस्वी ने अपने बालों की एक लट अध्यांश के कानों में डाल उसे गुदगुदी करने लगी, जिससे अध्यांश का ध्यान भंग हो रहा था। अध्यांश ने एक दो बार अस्वी के हाथों को अपने कान से हटाया, लेकिन अस्वी तो अस्वी थी, वो हार नहीं मानने वाली थी। अध्यांश के रोकने के बाद भी अस्वी उसे परेशान करती रही, जिससे अध्यांश काम में डिस्टर्ब हो रहा था और उसका ध्यान बार बार भंग हो रहा था। आखिरकार अध्यांश को मजबूरी में अपना लैपटॉप बंद करना पड़ा। अध्यांश ने लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और नज़र अस्वी की तरफ घुमाई। जान, क्या है? अध्यांश ने पूछा। अस्वी ने मासूमियत भरा चेहरा बनाकर जवाब दिया, कुछ नहीं। तो फिर मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? अध्यांश ने शांत स्वर में पूछा। आप काम कर रहे हैं और मैं खाली बैठकर बोर हो रही हूँ। अब अपना बोरियत दूर करने के लिए कुछ तो करूँगी ही ना, अस्वी ने मासूमियत के साथ कहा। तो तुम क्या चाहती हो बच्ची, तुम्हें क्या करना है? अस्वी की मासूमियत देखकर अध्यांश का दिल पिघल गया और उसने हार मानते हुए अस्वी से पूछा। अध्यांश के पूछने पर अस्वी सोचने लगी। उसकी एक उंगली
उसके गाल पर थी और वह उंगली गाल पर हल्के से थपथपा रही थी। दूसरी हाथ उसकी कमर पर था। उसकी इस प्यारी प्यारी हरकत को देखकर अध्यांश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। थोड़ा सोचने के बाद अश्वी ने कहा, अध्यांश चलो ना मूवी देखते हैं। तुम्हें कोई कॉमेडी मूवी देखनी है? अध्यांश को पहले ही पता था कि अश्वी कोई कॉमेडी मूवी का नाम ही सुझाएगी, लेकिन फिर भी उसने अश्वी से पूछा, पर अश्वी ने अध्यांश के अनुमान के विपरीत जवाब दिया। आज कॉमेडी मूवी नहीं देखनी, आज एक्शन मूवी देखनी है, क्योंकि अश्वी को पता था कि अध्यांश को एक्शन मूवी देखना पसंद है। इतने दिनों में वह अध्यांश की पसंद नापसंद के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगी थी। अश्वी ने जब एक्शन मूवी देखने की बात कही तो अध्यांश को थोड़ा आश्चर्य हुआ और इसलिए उसने अश्वी से यह सुनकर अध्यांश ने आश्वासन पाने के लिए पूछा, लेकिन जान तुम्हें तो कॉमेडी मूवी पसंद है ना? हाँ, लेकिन आपको तो एक्शन मूवी पसंद है ना, इसलिए आज एक्शन मूवी देखनी है। अश्वी ने अध्यांश के आश्चर्य को नज़रअंदाज करते हुए जवाब दिया। लेकिन जान, अध्यांश ने अश्वी को समझाना चाहता था, लेकिन अश्वी ने भी उसे किसी तर्क से पहले ही रोक दिया और अपनी बात कह दी। लेकिन कुछ नहीं अध्यांश, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे एक्शन मूवी पसंद नहीं है। मैं भी कभी कभी एक्शन मूवी देख लेती हूँ, तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये भी बता दो कि कौन सी एक्शन मूवी देखनी है? अध्यांश ने अंत में अपनी बात मानते हुए पूछा। कोई ऐसी मूवी जिसमें एक्शन भी हो और कॉमेडी भी हो, जैसे सूर्यवंशी। अश्वी ने दोनों की पसंद का ध्यान रखते हुए मूवी का नाम सुझाया। ठीक है, लेकिन मूवी लैपटॉप पर देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ थिएटर नहीं है। अध्यांश ने लैपटॉप पर सूर्यवंशी मूवी ढूंढते हुए कहा। मुझे पता है कि हम अश्वी मेंशन में नहीं हैं, अश्वी ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया। तब तक अध्यांश ने मूवी चालू कर दी थी। अचानक अश्वी को कुछ सूझा और उसने लैपटॉप अपने हाथ में लेकर मूवी बंद कर दी। यह देखकर अध्यांश थोड़ा हैरान हो गया और इसलिए वह पूछे बिना रह न सका, जान तुमने ऐसा क्यों किया? अश्वी ने लैपटॉप अध्यांश के हाथ में वापस देते हुए कहा, अध्यांश चलो ना, आज हम कुछ अलग करते हैं। मतलब तुम्हें क्या अलग करना है? अश्वी की बात सुनकर अध्यांश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। मतलब ना एक्शन मूवी ना कॉमेडी मूवी, आज हम लव स्टोरी देखेंगे। अश्वी ने अपने मन की बात कह दी। ठीक है, तो ये भी बता दो कि तुम्हें कौन सी लव स्टोरी देखनी है? रोमियो और जूलियट चलेगी? अध्यांश ने अश्वी से उसकी पसंद की फिल्म का नाम पूछा, साथ ही अपने मन में आए पहले मूवी का नाम भी बोल दिया। नहीं, उससे भी बेहतर विकल्प मैं आपको बता दूंगी। अध्यांश के सुझाव को अस्वीकार करते हुए अश्वी बोली। अध्यांश ने और कुछ नहीं पूछा तो अश्वी ने खुद ही बता दिया। इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक लव स्टोरी सीतारामम। इंडिया सिनेमा का मास्टरपीस है ये फिल्म। अश्वी ने जैसे ही फिल्म का नाम बताया, अध्यांश तुरंत उसे खोजने लगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। अश्वी के मुंह से फिल्म की इतनी तारीफ सुनकर अध्यांश ने लैपटॉप में वह मूवी चला दी। अध्यांश के कंधे पर सर रखकर अश्वी फिल्म देखने लगी, जबकि अध्यांश अश्वी के हर चेहरे के भावों को नोटिस कर रहा था। जब मूवी देखते देखते अश्वी की नज़र एक पल के लिए अध्यांश पर पड़ी तो उसने तुरंत अध्यांश का चेहरा अपने हाथ में पकड़कर उसे फिर से लैपटॉप की ओर घुमा दिया और मूवी देखते हुए बोली, ध्यान फिल्म पर रखो, मुझ पर नहीं। लेकिन मेरी हीरोइन तो मेरे बगल में बैठी है, तो मैं फिल्म में कैसे ध्यान दूँ? अध्यांश ने अश्वी का चेहरा घुमाते हुए फ्लर्ट करते हुए कहा। अध्यांश को इस तरह फ्लर्ट करता देख अश्वी चिढ़ गई और थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, अध्यांश। अश्वी को इस तरह चिढ़ते देख अध्यांश ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़र फिर भी अश्वी की ओर ही थी। फिल्म थोड़ी आगे बढ़ी और जब मूवी में हीरो हीरोइन अलग हो गए, उस सीन को देखकर अश्वी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे यूं रोते देख अध्यांश से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर अश्वी के आंसू पोंछे और फिल्म को रोक कर उससे पूछा, जान तुम रो क्यों रही हो? अध्यांश, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो ना, कितनी मुश्किलों के बाद कैप्टन राम को उनकी सीता मिली थी और नसीब ने फिर से उन्हें अलग कर दिया। इतना कम था कि उनके दोस्त जो उनके सीनियर थे उन्हें भी कैप्टन राम को धोखा दिया। अश्वी ने रोते रोते ही अपने आंसू का कारण बताया। अश्वी की रोने की वजह जानकर अध्यांश चौंक गया। जान, यह सिर्फ एक फिल्म है, हकीकत नहीं। अध्यांश ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ फिल्म ही सही, लेकिन सच कहूँ तो असल ज़िंदगी में भी कई बार
अपने ही लोग हमें धोखा देते हैं, हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। अश्वी ने फिल्मों से जो सबक सीखा था वह अध्यांश को बताया। अश्वी की बात सुनकर अध्यांश के दिमाग में अमन के नाम आ गया। उसने कहा, तुम्हारी बात सही है जान। कई बार दुश्मन दोस्त का रूप लेकर आता है और हमें बर्बाद करके चला जाता है। कुछ हुआ है? अश्वी को अध्यांश की बात खटकी। अध्यांश ने बात का जवाब देने से बचने के लिए उसे टाल दिया। कुछ नहीं हुआ है, चलो अब उठो और तैयार हो जाओ। वैसे भी 7 बज गए हैं। जहाँ डिनर पर जाना है वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा। तो जब तुम तैयार हो जाओगी और हम निकलेंगे तब तक 8:30-9 बज ही जाएंगे। ओके। अश्वी ने बिना कोई तर्क किए अध्यांश की बात मान ली। अध्यांश ने लैपटॉप बंद किया और अश्वी को लेकर कमरे में आ गया। उसने अलमारी खोली और अश्वी के लिए डार्क रेड कलर की शिफॉन की साड़ी चुनी। उसके साथ मिलती जुलती ज्वेलरी भी निकाल दी। उसने ये सब अश्वी को दिया और खुद भी कपड़े लेकर दूसरे कमरे में तैयार होने चला गया। अश्वी साड़ी पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और ज्वेलरी पहन रही थी। तभी अध्यांश भी तैयार होकर आया। अश्वी ने देखा कि अध्यांश ने वही शर्ट पहनी थी जो उसने मॉल में अध्यांश के लिए पसंद की थी। अध्यांश को उस वाइन कलर की शर्ट में देखकर अश्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह कुछ पूछती उससे पहले ही अध्यांश ने उसे खुद बताया, आज सुबह ही अजर्ब को भेजकर तुम्हारे चुने हुए सारे शर्ट, टी शर्ट और घड़ी मंगवा ली थी। इतना कहते हुए अध्यांश अश्वी के पास आ गया और उसके हाथ में जो कंगन था वह लेकर उसे खुद पहनाने लगा। अश्वी तो बस एकटक अध्यांश को देख रही थी। कंगन पहनने के बाद अध्यांश ने उसे मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर भरा। फिर उसने उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाई। अश्वी ने पहले ही बिंदी और काजल लगा लिया था। अश्वी को पूरी तरह से तैयार करने के बाद अध्यांश ने उनकी आंखों से काजल लिया और उसके कान के पीछे नज़र का टीका लगाया। अश्वी ने भी अध्यांश को नज़र का टीका लगाया। 7:30 बजे के करीब दोनों ग्लोरी रेजिडेंसी से निकले। अध्यांश की योजना के अनुसार दोनों 1 घंटे और 10 मिनट में गंतव्य पर पहुंच गए जहां वो डिनर के लिए गए थे। वह एक विशाल बंगला था जो अश्वी मैंसन जैसा ही बड़ा था। बंगले को देखकर अश्वी के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने अध्यांश पर भरोसा रखते हुए कुछ भी नहीं पूछा। अध्यांश अश्वी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। तभी एक सख्त और रोबदार आवाज़ उनके कानों में पड़ी, वहीं रुक जाइए मिस्टर अध्यांश सिंह राजवंश। अभी तो अश्वी को अध्यांश के उसके सवालों के जवाब नहीं मिले थे। तभी घर के दरवाजे पर दोनों का स्वागत एक कड़क आवाज़ में हुआ, जिससे अश्वी ने डर कर अध्यांश का हाथ कस के पकड़ लिया, जबकि अध्यांश के चेहरे पर गुस्सा छा गया। अश्वी ने आवाज़ की दिशा में नज़र डाली तो उसने देखा कि एक 50 साल की महिला उतर रही थी। गोल चेहरा, चेहरे पर राजसी रौनक, लाल बनारसी साड़ी पहने हुए, गले में राजसियों की शोभा वाले गहने, माथे पर अम्बोरा लपेटा हुआ था। रूप ऐसा था कि इस उम्र में भी 35 साल की लगती थी। उस महिला को देखकर गुस्से भरे आवाज़ में अध्यांश ने भी उनसे कहा, मुझे नहीं पता था कि राजस्थान के हुक्म शाह के घर में मेहमानों का स्वागत ऐसे होता है। सुनने में आया था कि अध्यांश सिंह राजवंश कभी किसी का सम्मान नहीं रखते, लेकिन आज देख भी लिया। मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ, थोड़ी तो इज्जत दो अध्यांश। महिला हॉल में आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, इज्जत चाहिए तो कमानी पड़ेगी, ऐसे कभी नहीं मिलेगी। और वैसे भी मेरा सिद्धांत है, जो मुझे देता है मैं उसे वही लौटाता हूँ। इसलिए अगर आपको मेरी तरफ से इज्जत चाहिए तो आपको भी मेरे साथ इज्जत से बर्ताव करना पड़ेगा। अध्यांश ने बिना डरे उस महिला को जवाब दिया। महिला के कुछ बोलने से पहले ही एक 50-60 साल का पुरुष हॉल में आए, जो महिला के पति और राजस्थान के हुक्मशाह थे। हुक्मशाह आकर महिला के बगल में बैठे। अरे भाग्यवान, अध्यांश को तो अंदर तो आने दो। कब से तुमने उसे ऐसे ही दरवाजे पर खड़ा रखा है? क्या तुम उसे ऐसे ही दरवाजे से वापस भेजने का इरादा रखते हो? बैठे हुए जब उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े अध्यांश पर पड़ी तो उसने तुरंत कहा, मैंने कहा नहीं आने दिया हुक्मशाह, मैंने तो खुद उसे बुलाया है, तो फिर मैं उसे दरवाजे से वापस क्यों भेजूं? महिला यानी हुक्मशाह रानी शाह ने अपने पति को कहा और फिर अध्यांश की तरफ नज़र घुमाई। पधारो कुंवर शाह। और फिर अध्यांश को अंदर आने के लिए कहा। अध्यांश ने अश्वी की तरफ देखा, जो डरी सहमी
वहाँ हो रही घटनाओं को देख रही थी। अस्वी ने पहले ही अध्यांश का हाथ पकड़ लिया था, इसलिए अध्यांश उसे लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। अध्यांश अस्वी को लेकर हुक्म शाह और हुक्म रानी शाह के पास आया और उसके सामने सोफे पर बैठ गया। अस्वी ने उसे खींचकर अपनी तरफ बिठा लिया। अध्यांश जो भी कुछ कह रहा था वह सभी हरकतें उस कपल ने नोटिस की। सोफे पर बैठने के बाद अध्यांश ने अपने चेहरे पर एक घमंड बनाए रखा और सामने बैठे हुक्म रानी शाह की तरफ देखते हुए उनसे कहा, आपसे भले भूल हो गई हो हुक्म रानी शाह, अब हम कुंवर शाह नहीं रहे बल्कि जोधपुर एस्टेट के राजा साहब बन गए हैं हम। अध्यांश की बात सुनकर सामने बैठे जोड़े के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जबकि अस्वी के लिए यह बात चौंकाने वाली थी और इसी कारण उसने हैरानी से अध्यांश की ओर देखा। अध्यांश ने भी उसकी नज़रों में मौजूद सवालों को समझ लिया और उसे जवाब में केवल पलकों को झपकाकर संकेत दिया, जैसे वह कह रहा हो, अभी शांति बनाए रखो, मैं बाद में तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। अध्यांश की आंखों का इशारा समझकर अस्वी ने कुछ नहीं कहा। तो राजा साहब, पहले डिनर करना है या फिर हुक्म शाह ने जिस तरह काम के लिए बुलाया है वह करना है? हुक्म रानी शाह ने अध्यांश की आंखों में देखते हुए सवाल किया। डिनर का टाइम हो गया है तो पहले डिनर ही कर लेते हैं, बाकी काम तो होते रहेंगे। हुक्म रानी शाह के कहने का अर्थ अच्छी तरह से समझते हुए अध्यांश ने उन्हें जवाब दिया, बंसुरी जरा खाना तैयार करवा दो। अपनी पत्नी और अध्यांश के बीच का कोल्ड वॉर को और बढ़ने से पहले हुक्म शाह ने जोर से आदेश दिया। थोड़ी देर बाद एक 22 साल की लड़की हॉल में आई और हुक्म शाह के सामने सर झुकाकर बोली, हुक्म शाह, सारी तैयारी हो गई है। वह लड़की बंसुरी थी। बंसुरी की बात सुनकर हुक्म शाह ने उसे जाने के लिए कहा और फिर अध्यांश की तरफ देखते हुए कहा, चलो अध्यांश, डिनर कर लेते हैं। हुक्म शाह के कहने पर अध्यांश ने अस्वी का हाथ पकड़कर उसे उठाया। हुक्म शाह और रानी शाह भी उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अध्यांश भी अस्वी को लेकर उनके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल के पास आया। डाइनिंग टेबल के पास आकर हुक्म शाह ने अध्यांश को बैठने के लिए कहा और खुद भी अपनी पत्नी के साथ अपनी जगह पर बैठ गए। हुक्म शाह ने बंसुरी को भी अपने साथ बैठकर खाना खाने के लिए कहा। सर्वेंट आकर सभी को परोसने लगे। जब सभी की थाली में खाना परोसा गया तो हुक्म शाह ने सभी से खाने की शुरुआत करने को कहा। अध्यांश ने अपनी आदत के अनुसार थाली से पहला कौर उठाकर अस्वी की थाली में रखा। हालांकि उसे अस्वी के मुंह में डालना चाहता था, लेकिन सबके सामने ऐसा करना अस्वी को शर्मिंदा कर देने वाला था, इसलिए अध्यांश ने ऐसा नहीं किया। अध्यांश ने अपनी थाली से अस्वी की थाली में खाना रखा। यह देखने के लिए अस्वी ने अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन अध्यांश के अलावा बाकी सभी का ध्यान खाने पर था। यह देखकर अस्वी ने राहत की सांस ली और उसने पहले अध्यांश द्वारा अपनी थाली में रखा हुआ कौर मुंह में डाल लिया और फिर अपनी थाली से खाना लेकर खाने लगी। उसे ऐसा करते देखकर अध्यांश ने भी खाना खाना शुरू कर दिया। हालांकि अस्वी को ऐसा लगा कि किसी ने भी अध्यांश की हरकत को नोटिस नहीं किया, लेकिन हकीकत में हुक्म शाह और रानी शाह दोनों की नज़रें अध्यांश की हरकत पर आ गई थी। हालांकि अस्वी को आक्रोश का अनुभव न हो, इसलिए उन्होंने अस्वी को इस बात का पता नहीं चलने दिया, लेकिन अध्यांश को पता चल गया था कि उसके सामने बैठे कपल को सब कुछ मालूम है। जब खाना खत्म हो गया तो हुक्म शाह और रानी शाह अध्यांश और अस्वी को लेकर फिर से हॉल में आए। बंसुरी सर्वेंट के साथ बाकी काम निपटाने लगी। थोड़ी देर बाद काम निपटाकर बंसुरी भी हॉल में आ गई। बंसुरी के आने के बाद हुक्म शाह ने अध्यांश को देखकर कहा, राजा साहब, मुझे आपके साथ एक महत्वपूर्ण बात करनी है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो हम स्टडी रूम में चले। हुक्म शाह का सवाल सुनकर अध्यांश ने एक क्षण के लिए अस्वी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अकेले पड़ जाने का डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां उपस्थित सभी लोगों में एक अध्यांश ही था उसके लिए जाना पहचाना चेहरा। बाकी सभी अज्ञात थे। अध्यांश ने अस्वी की ओर देखा तो हुक्म रानी शाह ने भी उसके सामने नज़र की। उन्हें भी अस्वी का डर समझ आ गया और इसलिए उन्होंने अध्यांश की ओर इशारा करते हुए कहा, राजा साहब, आप हुक्म शाह के साथ जाइए। बंसुरी तो यहाँ है। उसकी बात का मतलब अध्यांश अच्छे से समझ गया था, लेकिन अस्वी के डर को दूर करने के लिए अध्यांश ने अस्वी के बहुत करीब जाकर
अन्य कोई ना सुन सके ऐसा धीरे से कहा। जान रिलैक्स, डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं जैसे आया वैसे ही वापस जाऊंगा। यह कहकर अध्यांश ने अस्वी के हाथ पर अपना हाथ रखा। अध्यांश का आत्मविश्वास भरा स्पर्श पाकर अस्वी का डर थोड़ा कम हुआ और उसने पलकें झपकाकर हाँ कहा। अस्वी के इशारों को समझकर अध्यांश ने हुक्म शाह से स्टडी रूम में चलने को कहा। दोनों स्टडी रूम में चले गए और हुक्म रानी शाह भी वहाँ से चली गई। हॉल में 2 लोग बचे थे, अस्वी और बंसुरी। अस्वी को तो यह भी नहीं पता था कि उसे क्या करना है, इसलिए वह चुपचाप बैठी रही। लेकिन बंसुरी चुप न रह सकी। उसने अस्वी से पूछा, मैडम आपका नाम क्या है? बंसुरी ने इतना प्रेम से पूछा कि अस्वी की घबराहट थोड़ी कम हो गई। उसने भी उतने ही प्रेम में जवाब दिया, अस्वी आपका नाम बहुत अच्छा है मैडम। बंसुरी ने कहा, लेकिन तुम्हें मुझे ऐसे मैडम कहकर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे दीदी कहकर भी बुला सकती हो। अस्वी ने उसकी मासूमियत देखकर कहा, लेकिन हमारे राजस्थान में बड़ी बहन को जीजीसा कहते हैं, तो क्या मैं आपको जीजीसा कहकर बुलाऊं? तो आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं? बंसुरी ने पूछा। ठीक है, तुम मुझे जीजीसा कहकर बुला सकती हो। अस्वी ने भी उनकी बात से सहमति जताई। बंसुरी को अस्वी के साथ थोड़े ही समय में अपनापन महसूस होने लगा। जीजीसा, आपको पता है कि हुक्म शाह ने राजा साहब को यहाँ क्यों बुलाया है? उसने भोलेपन से पूछा। अस्वी की भी जानने की उत्सुकता थी, इसलिए उसने भी सामने सवाल किया। नहीं, क्यों, तुम्हें पता है? हुक्म शाह की एक बेटी है, लगभग आपकी उम्र की है। हुक्म शाह की इच्छा है कि उनकी बेटी का विवाह राजा साहब के साथ हो और आज विवाह की बात करने के लिए ही राजा साहब को डिनर पर बुलाया गया है। बंसुरी ने धमाका किया। यह सुनकर अस्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।